हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम गुप्त काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को देखेंगे। इससे पहले हमने कुषाण वंश को कवर किया था, जिसमें हमने उसका जो सांस्कृतिक योगदान था उसके बारे में भी डिस्कस किया था। तो आज हम यहाँ पर गुप्त काल से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनको यहाँ पर कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है कुषाणों के पश्चात उत्तर भारत में अनेक राजतंत्र एवं गणतंत्र का उदय हुआ। राजतंत्रों में नागवंश, आभीर, इक्ष्वाकु तथा गणतंत्रों में अर्जुनयन, मालव, यौधेय, लिच्छवी, शिवी और कुणिंद शामिल थे। तो यहाँ पर राजतंत्र एवं गणतंत्र कुछ उदय हुए थे। किसके पश्चात? कुषाणों के पश्चात, जिनका नाम यहाँ पर दिया हुआ है। आगे है गुप्त संभवतः कुषाणों के सामंत थे। तो जो गुप्त शासक हैं वो कुषाणों के सामंत थे। गुप्त वंश का आरंभिक राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार में था। कुषाणों से प्राप्त चूंकि वो वहाँ पर क्या थे? सामंत थे। तो कुषाणों से प्राप्त सैन्य तकनीक एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गुप्त शासकों में अधिकांश अभिलेख जो हैं वो उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे कि उनके सामंत थे गुप्त शासक, और उनका जो आरंभिक राज्य है उत्तर प्रदेश और बिहार में, और उन्होंने क्या थी? सैन्य तकनीक किससे? कुषाणों से प्राप्त की थी, एवं वैवाहिक संबंधों ने गुप्त साम्राज्य के प्रसार एवं उसके जो मजबूती के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आगे हम बात करेंगे। सबसे पहले है यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका समय है 319 से 335 ईस्वी। गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम था। यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था, जिसके राज्यारोहण की तिथि 319 है तथा इसे गुप्त संबंध का आरंभ माना जाता है। तो यहाँ पर गुप्त संबंध का आरंभ माना जाता है। इनकी जो राज्यारोहण की तिथि है 319 ईस्वी। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। तो अभी हमने देखा था इससे पहले कि लिच्छवी जो है एक गणराज्य और राजतंत्र जो हमने इम्पोर्टेंट ऊपर देखे थे उसी में से एक जो है वो लिच्छवी था। तो यहाँ पर हमने देखा था ये लिच्छवी, तो ये वही लिच्छवी है और यहीं की होती हैं कुमार देवी, जिनका विवाह किससे हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था। तथा अपने स्वर्ण सिक्कों पर कुमार देवी का भी नाम खुदवाया था। किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। आगे हम बात करेंगे, और इससे पहले हम एक मैप देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर उनका प्रसार कहाँ से कहाँ तक था, क्योंकि हमने इससे पहले पढ़ा था कि उनका जो प्रारंभिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश और बिहार रहता है, लेकिन धीरे धीरे जो उनका प्रसार है वो भारत में इन इतने बड़े क्षेत्र में हमें गुप्त साम्राज्य देखने को मिलता है। तो ये गुप्तों का साम्राज्य था। आगे चलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे समुद्रगुप्त, यानी अगला जो शासक है समुद्रगुप्त। 335 से 375 ईस्वी। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी जो है समुद्रगुप्त हुआ। इसके कुछ सोने के सिक्के प्राप्त हुए जिन पर कांच नाम उत्कीर्ण था, तथा यहाँ पर एक और नाम मिलता है स्वरवरा जो छेता विरुद्ध भी मिलता है। तो एक तो कांच मिलता है और एक सरवरा जो छत्ता, इनके दो नाम मिलते हैं। अभिलेखों में यह विरुद्ध समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो विरुद्ध जो है वो समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दोहित्र भी कहा गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि किस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को ये नाम दिया है? तो आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति। तो लिच्छवी किसके लिए कहा गया? तो आंसर होगा हमारा समुद्रगुप्त। आगे समुद्रगुप्त जो है महान विजेता था। हरिशेष
लिखित प्रयाग प्रशस्ति। और यहाँ पर ये भी महत्वपूर्ण है कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, तो आंसर हो जाएगा हरिशेन द्वारा लिखी गई थी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इसके जो 7वें श्लोक से उसकी सामरिक विजयों का विवरण प्रारंभ होता है, यानी कि जो 7वां श्लोक है वहाँ से उसने कौन कौन सी विजय प्राप्त की थी उससे प्रयाग प्रशस्ति में भी उल्लेख हुआ है 7वें श्लोक से। यह प्रशस्ति चंपू शैली में लिखी गई है, तो ये भी याद रखना है कि चंपू शैली में लिखी गई है। समुद्रगुप्त का विजय अभियान 5 चरणों में संपन्न हुआ। तो ये जो चौथे अभिलेख से जो 7वें श्लोक से जो शुरू हुआ है इसका जो विजय का विवरण वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो समुद्रगुप्त का विजय अभियान जो है, प्रथम चरण देखें तो आर्यव्रत या उत्तरी भारत के 9 शासकों को पराजित किया, जिनमें अहिछत्र के अच्युत, चंपावती के नागसेन, विदिशा के गणपति नथ प्रमुख थे। इन राज्यों को प्रत्यक्ष रूप से अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो ये कुछ साम्राज्य थे जिनको क्या किया था, समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। अब द्वितीय चरण पंजाब के गणतंत्र जैसे कि अर्जुनायन, मालव, योद्धे, मंडक, आभीर, काव, खरपरिक तथा सीमावर्ती राज्यों जैसे समतट, कामरूप, डव, नेपाल तथा कर्तृपुर को पराजित किया था। तो कुछ ये इम्पोर्टेंट पंजाब के गणतंत्र थे और उससे संबंधित सीमावर्ती राज्य जिसको यहाँ पर बताया गया है। अब तीसरा चरण जिसमें विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्यों को पराजित किया था। आगे है चतुर्थ चरण, पल्लव राज्य समेत दक्षिण भारत के 12 राज्यों को पराजित किया। इसमें पहला है कौशल शासक महेंद्र, महाकांतर का विग्रहराज, कोराल का मंतराज, पुष्टपुर का महेंद्रगिरी, कोट्टूर का स्वामीदत्त, कांची का विष्णुगोप, अविमुक्त का नीलराज, वेंगी का हस्तिवर्मन, पालक का उग्रसेन, देवराष्ट्र का कुबेर, अरंडपल का राजा दमन एवं कुशस्थलपुर का धनंजय को पराजित किया था। तो ये चौथे में जो है उन्होंने दक्षिण भारत पर अभियान किया था और 12 राज्यों को यहाँ पर जीता था। आगे देखते हैं। आगे है उत्तरी भारत के जो 9 राज्यों की विजय को आर्यव्रत राज्य प्रसभोद्वारण कहा गया है, अर्थात राज्यों का बलात् उन्मूलन कर, यानी कि उत्तर भारत में उन्होंने जो भी विजय किए थे 9 राज्यों को, उनको बलात्पूर्वक उनका उन्मूलन कर अपने साम्राज्य में क्या किया था, मिला लिया था। दक्षिणापथ के जो 12 राज्यों के प्रति उन्होंने ग्रह मोक्षानुग्रह यानी ग्रह मोक्ष तथा अनुग्रह की नीति अपनाई। दक्षिण विजय को धर्म विजय भी कहा जाता है। गणतंत्रीय राज्यों ने सर्वकर दान, आज्ञाकरण और प्राणागमन के द्वारा तुष्ट करने की चेष्टा की। विदेशी शासकों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन, कन्योपायन तथा गुरुत्मनकद की विधि अपनाई। अपने विजय अभियान को पूरा करने के पश्चात उसने अश्वमेध यज्ञ संपन्न किया तथा अश्वमेध पराक्रम की उपाधि ली। समुद्रगुप्त ने श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी। तो ये यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि समुद्रगुप्त के समय श्रीलंका का शासक कौन था, तो हमारा आंसर होगा मेघवर्मन। और ये भी पूछ सकते हैं कि किसके समय में श्रीलंका के राजा ने यानी शासक ने मेघवर्मन ने गया में एक बौद्ध मठ बनवाने की अनुमति मांगी थी, तो आंसर होगा समुद्रगुप्त के समय।
आगे है उसकी अनुमति दे दी गई। तो समुद्र ने क्या किया कि श्रीलंका के शासक को कह दिया कि ठीक है, आपको अनुमति दी जाती है और आप यहाँ पर मठ बना सकते हैं। आगे है अश्वमेध प्रकार के सिक्कों पर राजमहिषी दत्त देवी की आकृति तथा अश्वमेध पराक्रम अंकित है। तो इनके जो सिक्के हैं सोने के, उसमें ये सारी चीजें जो है अंकित हैं। आगे और देखते हैं उनकी विशेषता। तो समुद्रगुप्त विजेता के साथ साथ कवि, वो एक कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे, विद्या का संरक्षक थे। इसके सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है तथा कविराज की उपाधि प्रदान की गई है। सिक्कों पर उसने व्याघ्र पराक्रम, अप्रतिरथ पराक्रमांक आदि विरुद्ध धारण किया है। तो यहाँ पर हमने पहले भी देखा था, जो विरुद्ध है वो समुद्रगुप्त के लिए प्रयुक्त हुआ है। उसने महान बौद्ध भिक्षु बसुबंधु को संरक्षण दिया था। तो बसुबंधु किसके समय में, किसके दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। V.S. स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। तो भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो आंसर हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त। और ये कथन किसने कहा है? तो हमारा आंसर होगा V.A. स्मिथ ने। आगे है इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर भी समुद्रगुप्त के संधि विग्रहक हरिशेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा गया है। अशोक निर्मित यह स्तंभ मूलतः कौशाम्बी में स्थित है, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में स्थापित करवाया था। इस स्तंभ पर जहांगीर तथा बीरबल का भी नाम उल्लेख है। प्रयाग प्रशस्ति में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। तो ये महत्वपूर्ण यहाँ से फैक्ट ये है कि किस प्रशस्ति में भारतवर्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा प्रयाग प्रशस्ति, जिसका इसको लेखन करने वाले जो हैं वो है हरिशेन, और ये संस्कृत में लिखा हुआ है। आगे हम देखते हैं अगला शासक, तो चंद्रगुप्त द्वितीय है, जिसका समय होता है 375 से 415 ईस्वी। गुप्त वंशावली में समुद्रगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम उल्लेख है, परंतु दोनों शासकों के बीच जो है एक और शासक है, रामगुप्त नामक एक दुर्बल शासक, जिसके जो है मतलब उसके कार्यों का बहुत ज़्यादा हमें पता नहीं चलता, इसलिए उसके बारे में नहीं ज़्यादा हम इतिहास में पढ़ते हैं। लेकिन समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बीच जो है शासक रामगुप्त हुआ है, इसकी हमें जानकारी मिलती है। विशाख कृत देवी चंद्रगुप्त नामक नाटक में भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य पूर्व रामगुप्त का गुप्त शासक के रूप में वर्णन किया गया है। तो ये रामगुप्त था चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले। इसका उल्लेख हमें विशाख दत्त की जो लिखित है नाटक देवी चंद्रगुप्तम, उसमें वर्णन मिलता है। आगे है महरौली यानी दिल्ली में लौह स्तंभ खुदवाकर अपना विजयोत्सव मनाया था। इस स्तंभ पर चंद्र नामक शासक की विजय का वर्णन है, जिसकी पहचान चंद्रगुप्त द्वितीय से की गई है। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का उल्लेख उसके उदयगिरी अभिलेख में मिलता है। तो एक तो जो महरौली में स्तंभ है लौह स्तंभ, वहाँ पर चंद्र नाम खुदा हुआ है, एक तो वो, और दूसरा जो है उदयगिरी अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है। अगला है उज्जैनी को उसके द्वितीय राजधानी बनाया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की दूसरी राजधानी कौन है? तो आंसर होगा हमारा उज्जैनी। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय ने संभवतः रामगुप्त की विधवा ध्रुव देवी से विवाह कर लिया था। अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से तथा अपने पुत्र का विवाह कदम्ब वंश से किया था। तो जो गुप्त साम्राज्य था उसके बाहर उन्होंने अपनी बेटी वाकटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो प्रभावती उनकी जो है बेटी थी,
और उनका विवाह जो है वह कटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था। और जो पुत्र है उनका विवाह कदम्ब वंश से किया था। आगे है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य विक्रमांक एवं परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इनके अनेक नाम मिलते हैं, जैसे देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री थे। शकों में रुद्र सिंह तृतीय पर विजयोपरांत उन्हें क्या कहा गया? शकारी कहा गया। तो एक ये भी उपाधि है। तो शकारी यानी शकों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। अगला है उनके दरबार में यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन कौन से व्यक्ति थे? तो कालिदास, धन्वंतरी, छापरक, अमर सिंह, शंकु, वेताल भट्ट, घटकर्पण, बारहमिहिर, वररुचि जैसे जो है नवरत्न वहाँ पर मौजूद थे। इनका सचिव वीरसेन शैव था तथा सेनापति आम्रकरदव बौद्ध था। तो इनका जो सचिव होते हैं वीरसेन, जो एक शैव धर्म को अपनाए हुए थे, और दूसरा जो है सेनापति आम्रकरदव, वो जो थे वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। इसके समय में प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान यानी कि 399 से 414 ईस्वी में फाहियान आए थे। इन्हीं के समय, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। इसके समय में पाटलिपुत्र एवं उज्जैनी शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कौन कौन से शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे? तो हमारा आंसर होगा पाटलिपुत्र और उज्जैनी। आगे बढ़ते हैं। आगे हम फाहियान की बात करेंगे, यानी फाहियान का यात्रा विवरण। तो फाहियान चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से 399 में भारत आए। वह ताम्रलिप्ति से श्रीलंका एवं पूर्वी द्वीपों से होते हुए समुद्री मार्ग से 414 ईस्वी में स्वदेश लौटे। तो इनका जो आने का मार्ग है वो चीन, मध्य एशिया, पेशावर के स्थल मार्ग से है, और जब वापस जाते हैं तो श्रीलंका तथा पूर्वी द्वीपों से होते हुए वो अपने देश वापस जाते हैं। इनके प्रमुख वर्णन निम्न प्रकार से हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि मध्य देश ब्राह्मणों का देश था, जहाँ लोग सुखी और संपन्न थे। वहाँ मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, केवल आर्थिक दंड प्रचलित थे। बार बार राजद्रोह के अपराध में केवल दाहिना हाथ काट लिया जाता था। ये बताया है फाहियान ने। अगला है, मध्य देश के लोग ना तो किसी जीवित प्राणी की हत्या करते थे और ना ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन आदि का प्रयोग करते थे। केवल चांडाल इसके अपवाद थे तथा समाज से बहिष्कृत थे, यानी कि चांडाल लोग ही मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन इन सब का जो है सेवन करते थे। बाकी वहाँ पर मध्य देश के लोग इन सब का सेवन नहीं करते थे। आगे है, इस प्रकार चांडालों का विस्तृत वर्णन करने वाला जो है फाहियान पहला विदेश यात्री था। तो अगर एग्जाम में ये प्रश्न आए कि चांडालों का वर्णन करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन है, तो हमारा आंसर होगा फाहियान। आगे है, बाजारों में बूचड़खाने तथा मदिरालय नहीं थे। मध्य देश के लोग क्रय विक्रय में कौड़ियों का प्रयोग करते थे। तो कौड़ियाँ जो हैं वो क्रय विक्रय के रूप में इस्तेमाल की जाती थी अकॉर्डिंग टू फाहियान। फाहियान ने पवित्र बौद्ध स्थानों की यात्रा की। संकिसा तथा श्रीवस्ती में उनके अनेक स्मारक तथा भिक्षु देखे। पाटलिपुत्र में अशोक का राजमहल देखा उन्होंने, तथा उससे मतलब अशोक के राजमहल से इतने प्रभावित हुए कि उसे देवताओं द्वारा निर्मित बताया गया है। उसने नालंदा, राजगृह, बोधगया, वैशाली, श्रीवस्ती, कपिल वस्तु की यात्रा भी इन्होंने की थी। तो अशोक के राजमहल को देखकर कौन आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि ये जो महल है वो देवताओं द्वारा निर्मित है। तो फाहियान ने इसको बताया है। आगे हम देखते हैं, ये जो है पिक्चर वो फाहियान का है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शासक जो है कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त का जो समय है वो 415 से लेके 455 ईस्वी। कुमारगुप्त प्रथम के समय के सर्वाधिक गुप्तकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कुमारगुप्त के विलसड अभिलेख से ही कुमारगुप्त प्रथम तक गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। तो विलसड अभिलेख इम्पोर्टेंट है, जहाँ से गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। कुमारगुप्त प्रथम के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन उसके मंदसौर अभिलेख से मिलता है। तो मंदसौर एक दूसरा अभिलेख है जहाँ से वहाँ कुमारगुप्त के सुव्यवस्थित शासन का वर्णन मिलता है। और विलसड से वंशावली यानी गुप्तों की वंशावली प्राप्त होती है। अब इसकी जो रचना है यानी मंदसौर अभिलेख की रचना जो है वत्स भट्टी प्रथम ने की थी। तो इनकी जो निर्माण करता है वत्स भट्टी, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे है कुमारगुप्त प्रथम के अंतिम दिनों में पुष्यमित्र नामक जातियों ने आक्रमण किया था। स्कंदगुप्त पुष्यमित्रों को पराजित करने में सफल रहा। तो यहाँ से एक ये प्रश्न बनता है कि पुष्यमित्र को पराजित किसने किया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है और हमेशा ज़्यादातर एग्जाम में देखने को मिलता है। उसने महेंद्रादित्य, श्री महेंद्र और अश्वमेघ महेंद्र आदि की उपाधि धारण की। किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने। इसके समय में गुप्तकालीन मुद्राओं का सबसे बड़ा ढेर जो है बयाना यानी राजस्थान से प्राप्त हुआ है, जिसमें मयूर शैली की मुद्राएं सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये एक नालंदा विश्वविद्यालय जो कुमारगुप्त ने इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं अगला शासक जो है स्कंदगुप्त, जिसने हमने देखा था कि उन्होंने पराजित किया था किसको? पुष्यमित्र को। तो ये वही स्कंदगुप्त हैं जिसने पुष्यमित्र को पराजित किया था। आगे है स्कंदगुप्त के समय मध्य एशिया के हूणों ने आक्रमण किया। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार प्रथम हूण आक्रमण इसी के समय में हुआ था। तो जो हूण आक्रमण प्रथम है ये स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, हूणों का आक्रमण, और ये इसका उल्लेख मिलता है भीतरी स्तंभलेख से। जबकि जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार उसने हूणों के आक्रमण को विफल कर दिया। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मलेच्छ कहा गया है। तो हूणों को मलेच्छ किसमें कहा गया है? जूनागढ़ अभिलेख में। आगे है स्कंदगुप्त को कोहोम स्तंभलेख में शक्रादित्य, आर्य मंजूश्री मूलकल्प में देवराय तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परिचित बच्छा कहा गया है। तो ये उपाधियां हैं जो स्कंदगुप्त को मिली हैं। जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील के पुनरुद्धार का कार्य किया। सौराष्ट्र के गवर्नर वर्णदत्त के पुत्र चक्रपालिक को सौंपा। उसने झील के किनारे एक विष्णु मंदिर का निर्माण भी करवाया था। पुष्यमित्र वैश्य जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय, और जो तुषार है वो अशोक के समय, और सुविशाख जो है रुद्रदमन के समय भी सुदर्शन झील से संबंधित थे। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ से कूट में प्रश्न पूछा जाता है और हमेशा हमें देखने को मिलता है ज़्यादातर दौर में। तो हमें ये जो फैक्ट है वो हमें याद रखना है कि किसके समय में कौन से उस समय वहाँ पर नियुक्त किए गए थे और उन्होंने सुदर्शन झील में क्या क्या अपना योगदान किया। आगे ह्वेनसांग ने नालंदा संघाराम को बनाने वाले शासकों में शक्रादित्य के नाम का भी उल्लेख किया है। अब ये शक्रादित्य कौन है? तो ये है स्कंदगुप्त, जिसे स्कंदगुप्त द्वारा नालंदा संघाराम को सहायता देने का प्रमाण मिलता है। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में चीनी सांग सम्राट के दरबार में राजदूत भेजे थे। आगे है स्कंदगुप्त के पश्चात, मतलब स्कंदगुप्त के बाद जो है पूर्वगुप्त यानी पुरुगुप्त, बुद्धगुप्त, भानुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय
और विष्णुगुप्त तृतीय शासक हुए हैं। तो विष्णुगुप्त तृतीय गुप्त साम्राज्य का अंतिम शासक था, यानी कि विष्णुगुप्त जो हैं वो अंतिम शासक होते हैं किसके? गुप्त साम्राज्य के। आगे देखते हैं। बुद्धगुप्त ने नालंदा महाविहार को दान दिया था। नरसिंह गुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। तो स्कंदगुप्त के बाद जितने भी गुप्त शासक आते हैं उनके जो बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता है, तो यहाँ पर हम संक्षिप्त में ही इनका उल्लेख अध्ययन करेंगे। तो बुद्धगुप्त ने नालंदा विहार को दान में दिया था। नरसिंह गुप्त ने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था। भानुगुप्त बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एरन अभिलेख जहाँ से सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय प्रमाण मिलता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अभिलेख जो है 510 ईस्वी का है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में हमें सर्वप्रथम क्या मिलता है? सती प्रथा का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। गुप्तों के पतन के पश्चात साथ ही नए राजवंशों का उदय हुआ, जिसमें वल्लभी के मैत्रेय, कन्नौज के मौखरी और थानेश्वर के वर्धन वंश आदि प्रमुख थे। तो आज के लिए स्टूडेंट बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।